सोच लो हर रास्ता आसान नहीं होता, जो लक्ष्य की ओर बढ़े उसका सफ़र कभी खाली नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं प्रेम पंचोली। आज दूरदर्शन के खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने युवाओं को स्वरोजगार, उद्यमी, कृषि और उद्यान को लेकर के बड़ा काम किया है। कम समय में बड़ा काम उन्होंने किया है। लगभग सैकड़ों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। विशेषकर युवाओं को उन्होंने स्वरोजगार से जोड़ा है और वो स्वरोजगार ऐसा जो ठेठ पहाड़ के गांव और अंचल में दिखाई देता है। ऐसे शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जगमोहन सिंह राणा। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। राणा जी, सीधे बातचीत की ओर चलते हैं और बातचीत ये है कि जो ये सफ़र आपने बहुत कम समय में शुरुआत की, इसको प्रेरित आप कहाँ से हुए, या आपको लगा कि मैं सरकारी नौकरी तो नहीं करूँगा? जैसे बताया जाता है कि आपको सरकारी सेवा का भी मौका मिला है, लेकिन आपने बोला नहीं, मैं स्वरोजगार की दिशा में काम करूँगा। तो कैसे? सबसे पहले दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं आपने सीधा मेरे से पूछा है कि हम अपनी जर्नी के बारे में बताएं, तो मेरा जो स्वरोजगार का जो हमने कार्यक्रम शुरू किया वो मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री भरत सिंह राणा जी उनके ही मतलब सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला। बहुत सुंदर। और मेरा जो पढ़ाई से ही मैंने कृषि को ही चुना था, क्योंकि दरअसल हम एक उत्तरकाशी के ऐसे जनपद से आते हैं जो एक कृषि योग्य, जहाँ पे मतलब लगातार कृषि होती है। हाँ, तो हमने भी पिताजी के साथ बचपन से ही कृषि कार्य शुरू किया था, तो हमारा रुझान भी था कि कृषि में ही हमको आगे बढ़ना है। तो मेरे स्वर्गीय पिताजी ने ही यह सारा काम शुरू किया और इससे ही मुझे प्रेरणा मिली और मुझे एक काम करने की जो हमारे अंदर इच्छा शक्ति है वो जागृत हुई। तो उसी के साथ साथ जैसे क्या होता था कि स्कूलिंग के टाइम पे जब मैं छोटा था, तो जब भी पिताजी कुछ नया करते थे तो मैं उनको निहारता रहता था कि वो क्या कुछ नया कर रहे हैं। तो मेरा भी उसमें इंटरेस्ट रहता था कि मुझे भी ये सब करना चाहिए। तो मुझे जो भी हम अभी कर रहे हैं, हम कृषि, बागवानी, जितना भी हम अभी कार्य कर रहे हैं, वो सब का श्रेय मैं अपने स्वर्गीय पिताजी को देना चाहूँगा। बिल्कुल। एक सूचना दे दूं मैं कि ये जगमोहन सिंह राणा जी के पिताजी श्री भरत सिंह राणा जी, उनका काम आज भी जिंदा है। ऐसा भी है कि जब उन्होंने काम की शुरुआत की थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और उन्होंने गुजरात में उनको बुलाया कि कृषि को स्वरोजगार पर कैसे बनाया जाए। तो उनके बेटे आज हमारे स्टूडियो में हैं। बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिए कि क्या क्या उत्पाद हैं, जिन उत्पादों से आप स्वरोजगार पैदा कर रहे हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि मुझे मेरे पिताजी के द्वारा ही प्रेरणा मिली। तो पिताजी ने जब अपना काम शुरू किया तो हमने सबसे पहले क्या किया, मैंने भी उनके साथ मिलकर वो कार्य शुरू किया। तो सबसे पहले हमने सोचा कि हमको स्वरोजगार पे ही कुछ मुहिम चलानी है। तो उससे पहले हमने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारी पहाड़ में चकबंदी एक बहुत बड़ा अभी चैलेंज है जी। तो हमने उसी चकबंदी पे कार्य करना शुरू किया जी। और जो हमारे पास गांव में जी। जो हमारे पास बंजर भूमि थी, जिस जगह पे हमारे 2-3 खेत थे, उस ऊसर जमीन को हमने गांव वालों के साथ छटवारा कर दिया और जो हमारे अच्छे खेत थे वो हमने लोगों को दे दिए। अच्छा, यानी कि आपने चकबंदी स्वयं से शुरू की है? हाँ जी। अरे वाह। तो उससे ये हुआ कि हमने जब लोगों के ऊसर खेत लिए तो लोगों को उस टाइम लगा कि हमको इसके बदले में अच्छे खेत मिल रहे हैं। तो उन्होंने वो भी हमको आसानी से, तो आपने मॉडल विकसित किया है ना? हाँ जी। तो उसी के तहत क्या हुआ कि हमने लगातार उसमें काम करना फिर शुरू कर दिया जी। तो उस जमीन को बनाने पे हमको लगभग 10 वर्ष का समय लगा। और जब वो खराब खेत थे उनको अच्छे बनाने में, क्योंकि उसमें हमने फिर पूरी व्यवस्थाएं की, उसमें सिंचाई हौज बनाए, ड्रिप इरिगेशन लगाया, उसमें घेर बाड़ की। तो इस पूरे उसमें फिर हमने उसमें एप्पल के पेड़ लगाए, कुछ उसके साथ खुमानी, आड़ू, नाशपाती वगैरह। तो इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 8-10 साल का समय लगा। तो वहां से ही हमारी जर्नी शुरू हुई। तो पहले क्या होता था कि हमारे पास जैसे पुश्तैनी खेत थे, तो दरअसल मैं सेब पे ये बात करूंगा। तो हमारे पास सेब के जो जैसे पुश्तैनी बगीचे थे जो हमारे दादा परदादा ने लगा रखे थे,
तो पहले उसी पे कार्य कर रहे थे। तो धीरे धीरे लगा कि मार्केट में क्या हो रहा है कि अभी हमारे पास नए नए इनोवेशन हो रहे हैं और लोगों को का भी उसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमको अच्छी चीज मिले। तो उससे क्या हो रहा था कि जो भी हमारे पास नए नए आइडियाज थे उससे कई जगह पिताजी ने और मैंने साथ में ट्रेनिंग ली और उससे ये हुआ कि हमने उसी काम को हाईटेक कर दिया। अच्छा। उससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि जिस खेत से हमें कभी लगभग 2000 रुपए का गेहूं और मंडवा होता था, आज उसी जमीन पे हम 1 लाख का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा, तो ये चकबंदी का आउटपुट है, क्योंकि फिर हमने उसमें तरीका तो वही था लेकिन हमने उसको हाईटेक कर दिया। अच्छा। तो हाईटेक से हमको ये बेनिफिट हुआ कि हमने जिस जमीन पे सपोज दैट पहले मैं 5 नाली की बात करता हूँ। हाँ। तो 5 नाली जमीन पे हमारे पहले सेब के पेड़ लगभग 30-40 पेड़ लगते थे। हाँ। आज उसी जमीन पे हमने 250 पेड़ सेब के लगा दिए। अच्छा। जो उस टाइम उस सेब की कीमत, जो उस टाइम के पेड़ थे उनकी कीमत मार्केट में लगभग एक पेटी यानी कि लगभग 20 केजी का होता है वो। हाँ। तो उसका कीमत उस टाइम पे 500-600-700 या 1000 रुपए मैक्सिमम रहता था। लेकिन आज उसी जमीन पर हमको वही जो हमने केवल हाईटेक कर दिया क्योंकि उसकी वैरायटी बदल दी और उसके पेड़ चेंज कर दिए। तो उसकी वजह से हमारे आज वही सेब का बॉक्स जो 20 किलो का होता है वो 3 से 4 हजार रुपए में बिकता है मार्केट। तिगुना हो गया है। हाँ। तो आप सेब के जो फल है उसका भी कुछ बनाते हैं या सिर्फ उसको बेचते हैं, कोई प्रोडक्ट उसका बनाया? तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि हम उसको जो हमारा सेब होता है, अच्छा सेब होता है, उसको मार्केट में बेच देते हैं। हाँ। उससे क्या होता है कि हमको अच्छे दाम मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा सेब जैसे कोई खट्टा सेब रहता है। हाँ। जो जिसकी मार्केट वैल्यू उतनी अच्छी नहीं रहती है, या कभी कोई चिड़िया का खाया हुआ दाना रहता है, दाना तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उस पर अगर चिड़िया चोंच मार दे तो उसके बाद क्या होता है वो मार्केट में नहीं बिक पाता। तो हम क्या करते हैं कि उस वाले पोर्शन को जितना वो खाया हुआ रहता है उसको फेंक देते हैं और बाद बाकी हम उसका प्रोसेस करके, जैसे सेब का स्क्वैश हो गया, सेब की चटनी हो गई, अचार और अच्छा। जेम वगैरह उसका तो उसको प्रोसेस करके बनाते हैं। कितने लोग हैं जो इस काम में लगे हुए आपके साथ? आसपास के एरिया में हम इस कार्य को मतलब लगभग जो हमारे आसपास के एरियाज हैं, पूरी हमारी रवाई घाटी, हमारी इच्छा है कि हम सभी से इस प्रोडक्ट को मतलब इस तरीके का सामान लें और फिर उसको प्रोडक्ट में तब्दील करके उसको मार्केट में लें, ताकि जिन लोगों का बाजार में जो सेब नहीं बिक सकता है उनका उसको अच्छा दाम घर पे ही मिले और उसको प्रोसेस करके हम उसको प्रोसेस करके फिर मार्केट तक। कितने लोग होंगे जुड़े हुए इस चेन में? लगभग डायरेक्ट तो हमारे साथ लगभग 200-300 लोग जुड़े हुए हैं और इनडायरेक्ट हमारे पास लगभग 1500 से 2000 लोग जुड़े हुए हैं। जो ये तो मैं केवल सेब की बात कर रहा था। हमारे साथ जैसे हम बुरांस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। हम बुरांस का स्क्वैश बनाते हैं, उसका चटनी भी बनाते हैं बुरांस का, और उसके अलावा उसको हर्बल टी में उसका यूज करते हैं। तो क्या होता है कि गांव, आसपास के गांव की जो महिलाएं होती हैं वो दिन में चारा पाती के लिए जंगल भी जाते हैं। अच्छा। और साथ में अपना थोड़ा सा बुरांस जितना ला सकते हैं, कोई 2 किलो, कोई 4 किलो या कोई 10-15 किलो, जितना भी ला सकते हैं, तो वो हमारी यूनिट पर उसको बेच देते हैं। और हम उसको अभी हाल ही में 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से उनसे खरीद रहे हैं। तो उसके बाद हम उसको प्रोसेस करते हैं और उसका फिर मार्केट में जूस और ये क्या हर्बल टी वगैरह उसका सप्लाई। जो बुरांस महिलाएं, विशेषकर महिलाओं के रोजगार के लिए आप काम कर रहे हैं, बुरांस को कितनी महिलाएं होगी जो आपके पास बुरांस के फूल लाती बेचने के लिए जंगल से? हमारे आसपास लगभग 15-17 गांव हैं। अच्छा। तो हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम सभी गांव से महिलाएं जो है हमारे पास सामान लाएं। तो उसमें काफ़ी महिलाएं हैं, कभी तो हमारे पास 100-150 महिलाएं भी ला देती हैं। तो ये तो बुरांस का रहा है, लेकिन बुरांस के साथ आपके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो एक बार डिटेल में सारे प्रोडक्ट पे जाइए, जैसे लिंगड़ा और तमाम चीज़ें। मैं अभी बात कर रहा था सेब और बुरांस की। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि लगभग जो भी पहाड़ में
उपलब्ध हो जाता है। पहाड़ी प्रोडक्ट पर हमारा बेसिकली कार्यक्रम है। अच्छा। तो जो चीज पहाड़ में हमको आसानी से मिल जाती है, क्योंकि हम प्लेन से कोई चीज नहीं लेते हैं। जिस चीज का उत्पादन पहाड़ में ही हो, हम उस पे कार्य कर रहे हैं। अच्छा। उसके अलावा जैसे मैं अभी बात करूं कि आजकल क्या है, हमारे पास लेंगड़ा भी होता है, तो वो ऐसी जगह लेंगड़ा का सीजन आजकल है। हाँ। अच्छा। आजकल ही शुरू हो रहा है और बरसात तक वो चलता है। अच्छा। तो आजकल क्या करते हैं हम कि जैसे वही प्रोसेस, जैसे हम बुरांस के लिए जाते थे, वैसे ही लोग जिस एरिया में वो लेंगड़ा होता है, अच्छा। उस एरिया की महिलाएं उसमें जाती हैं, जंगलों में जाती हैं वो लकड़ी उकड़ी के लिए। हाँ। तो अपने साथ में वो लेंगड़ा भी ला देते हैं। अच्छा। तो उसका हम प्रोसेस करके अभी उसका हमने अचार बनाया है। इसी कड़ी में अभी आपका बाद में हमारे पास तो ये बुरांस है ना? जी जी जी। तो इस ये बुरांस है, और ये वाला ये तो हमारा अभी ये बुरांस का स्क्वैश बना रखा है। अच्छा। और ये हमारे लेंगड़े का अचार है। अच्छा। तो इसको हमने वहीं पे महिलाओं के द्वारा या जो भी हमारे पास आसपास के महिला पुरुष हैं, उनके ही हाथों से इसको बनवा अच्छा। रखा है। तो ये तो बड़ा अच्छा मेडिसिन है लिंगड़ा का। हाँ हाँ। और इसमें हमारे पास इसमें जो भी मसाले यूज होते हैं, अच्छा। उसको भी हम स्वयं बनाते हैं। तो जो स्थानीय स्तर पे मसाले होते हैं उसी को आपने हाँ, इसमें डाला? उसमें यूज करते हैं। जैसे हमारे आसपास का धनिया हो गया, मतलब जो भी जीरा वगैरह जो भी इसमें पड़ता है वो सब स्थानीय है, और उसका मसाले का भी हमारा वहीं पे उसका बनता है। बहुत सुंदर। और इतना अच्छा काम आपने किया, तो हमने सुना कि आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं। हाँ, इसी एवज में मेरे को जब मैंने काम स्टार्ट किया था परमानेंटली जी, तो हम पहली बार मैं पिताजी के साथ गया था। 2019 की बात है ये जी। तो मैं गया था हरसिल में। अच्छा। वहाँ पे एप्पल फेस्टिवल चल रहा था। अच्छा। तो हमने कुछ एप्पल के प्रोडक्ट वहाँ पे ले गए थे। जी। तो उसमें मुझे पहला स्थान उस प्रोडक्ट में मिला, जिसमें हमारे वर्तमान में जो उस टाइम के मुख्यमंत्री सीएम साहब थे, वो त्रिवेंद्र रावत जी थे। तो उनके द्वारा मुझे वहाँ पे सम्मानित किया गया। बहुत सुंदर। तो वहीं से इसका कार्यक्रम शुरू हुआ, और आज उसके बाद लगभग जो भी सीएम साहब रहते हैं, मेरे को उन्होंने सम्मानित कर सभी मुख्यमंत्री आपको चुका है। और मुझे ब्लॉक स्तर पे अभी 2022 में किसान श्री और 2023 में जिले स्तर पर किसान भूषण का पुरस्कार भी मिला। वाह, किसान श्री और किसान भूषण। जी जी। ये सरकार ने आपको सम्मानित ये किया? सरकार की तरफ से रहता है। और एक अभी हाल ही में 2023 की बात है, ये एसडीजी अवार्ड रहता है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। तो उसमें पहला अवार्ड गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा मुझे ही दिया गया था। क्या बात है, बहुत सुंदर है। जैसे ये सारे प्रोडक्ट हैं, अचार के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट आपने बनाए, लिंगड़ा और बुरांस के अलावा और क्या क्या उत्पाद हैं? इसके अलावा मैं बता रहा था आपको कि हमारा पूरा टोटल पहाड़ी प्रोडक्ट पे काम है। हमारा यहाँ पुरोला का रेड राइस, जिसको लाल चावल अच्छा। बोलते हैं इसको, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग भी मिला है। अच्छा। तो उसको हम इंटरनेट के माध्यम से भी खोज कर सकते हैं। तो अच्छा। इस पे भी हमारा बड़ा काम है। तो इसमें जो भी आसपास के हमारे पास गांव हैं या हमारी पूरी रवाई पट्टी है, उससे हम इसको कलेक्शन करते हैं और इसको मार्केट तक पहुंचाते हैं। उसी कड़ी में जैसे हमारे पास कोदा, झंगोरा, उसको भी प्रोसेस करके मार्केट तक पहुंचाते हैं। सीजनली में हमारे पास दालों का होता है। अच्छा। तो उसको भी हम इसी प्रकार पहुंचाते हैं मार्केट तक। क्या बात है। जो प्रधानमंत्री ने श्री अन्न की बात की है, तो उसको आप बिल्कुल बाजार तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, एक प्रधानमंत्री का भी नारा था अभी उनके पिछले कार्यकाल में, वोकल फॉर लोकल। तो उसी थीम को जो है मैंने पकड़ा और उसी पे कार्य करना शुरू कर दिया। तो उसी में हमारे पास जो भी पहाड़ में हर्बल प्लांट्स लग सकते हैं, तो हमने क्या किया कि उस प्लांट को अपने पहाड़ों में लगाया। पहले अपने खेत से शुरुआत की उसकी। अच्छा। तो हमने जैसे लेमन ग्रास, तेज पत्ता, तुलसी, रोजमेरी आदि, उसको हमने अपने बगीचों में लगाया और उससे निर्मित हम एक अभी हर्बल टी बना रहे हैं। अच्छा। जिसमें हम बुरांस के फूल
का यूज और उसमें जैसे गुलाब के फूल वगैरह, तो इन सब चीजों का यूज करके उसको टोटल सन ड्राई करते हैं पहले, और सन ड्राई करने के बाद जो है उसको फिर पैकेटों के माध्यम से उसको तुलसी लेमन हर्बल चाय नाम दिया है, और उसको मार्केट तक प्रोवाइड करवाते हैं लोगों तक, जिसका अभी कोरोना काल में हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, और उसी के माध्यम से काफ़ी लोगों के द्वारा हमें मतलब सराहाया भी गया था। बिल्कुल। तो लेकिन जगमोहन जी, जब हमने आपकी जितनी भी बात सुनी है, आपको क्या ऐसा महसूस हुआ कि ये सारा काम आप जो है ठेठ 2200 मीटर की ऊंचाई वाला गांव हिमरोल, वहाँ आपने इस काम को शुरुआत की? आप इसको बाजार में करते हैं ना, तो आपको सब कुछ मिल जाता है, मार्केट भी मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि इसके पीछे भी हमारा मकसद था कि अगर हम इस काम को अपने घर से शुरुआत करेंगे तो हम तो अपने लिए कर ही रहे हैं, साथ साथ में इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, और जिसका इनपुट आज मैं भी देख रहा हूँ। मैं जब हाईटेक की बात कर रहा था कि हमने हाईटेक करके सेब के अपने प्लांट लगाए, तो उसमें हमने नए नए प्लांट्स लगाए, तो उसके एवज में अब हमारे पूरे क्षेत्र में लगभग आज के डेट में 70-80 प्लांट और लग गए हैं। तो इससे भी अपने क्षेत्र में एक क्रांति आई है, और उसी के साथ साथ जो भी हम कर रहे हैं उसका सीधा सीधा बेनिफिट हमारे जो गांव की महिलाएं, पुरुष हैं, या जो भी हैं स्थानीय लोगों को उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। चाहे किसी को 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा, लेकिन वो गांव में ही हो रहा है। अगर मैं इस कार्य को कहीं बाजार में करता तो इसके पीछे क्या होता है कि अगर किसी को प्रॉफिट होता तो वो बाजार का ही आदमी होता। तो सीधा सीधा ये है कि उन कहीं ना कहीं इसमें छोटे किसान से लेकर सबको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका मतलब ग्रामीण स्वरोजगार को आप बढ़ावा दे रहे हैं। जी। और ऐसा आप जो ग्रामीण युवाओं को आप इनकरेज कर रहे हैं कि आप युवा हैं और स्वरोजगार से जुड़िए। अधिकांश युवा तो ये कहते हैं कि जगमोहन सिंह MA BEd है और इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनने जा रहा था और बना कर दिया। इसके पीछे का राज क्या है, और ऐसा क्या क्या उत्पाद है जिससे एकदम युवा आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं? दरअसल मैंने जब MA किया, उसके बाद मेरा BEd था, और मैं BEd के दौरान ही मैंने TT क्वालिफाई भी कर लिए थे। तो चूंकि मैं पिताजी के साथ कार्य कर रहा था, तो हुआ ये कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं वो मेरे पिताजी ही रहे। तो उनका मानना था कि हमको नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। अच्छा। तो हमें लगा कि अगर हम किसी को नौकरी दे पाएंगे तो शायद एक मन में उससे क्या होगा कि एक आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी। अगर हम किसी को, हमारी वजह से किसी को 2 पैसा किसी के जेब में जा रहा है, तो अपने आप अंतरात्मा को भी एक संतुष्टि मिलती है कि नहीं, हम अपने लिए तो कर ही रहे हैं, साथ साथ हम कुछ अपने भाइयों के लिए भी कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं दूसरे जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी उस एवज में प्रॉफिट मिलता है। तो आज क्या हो गया है कि लोगों की मेंटेलिटी बन रखी है कि नहीं जी, हमको सरकारी नौकरी ही करनी है, डिपेंडेंसी बढ़ रही है। हाँ। तो मैंने कई बार ये चीजें नोटिस की कि जब हम एक मतलब सरकारी नौकरी करते हैं तो हम क्या करते हैं, घर से एक तो घर से बिछड़ जाते हैं, अब बंद जाते हैं, और उसके बाद एक तो जैसे हमारे आसपास का जो हमारा रीति रिवाज है, हमारा कल्चर है, उससे भी हमको धीरे धीरे टूटते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अभी हाल ही में वही चीजें देखने को मिल रही है। अक्सर गांव के गांव खाली हो गए। जो हम अभी पलायन की बात करते हैं, तो पलायन इसलिए भी नहीं हुआ कि हम मतलब सीधा वहां से मूव कर गए। कई लोगों ने, जो जैसे सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी कहीं बाहरी राज्यों में या अपने राज्य से बाहर या कहीं भी उन्होंने नौकरी पेशे पे गए, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके परिवार ने फिर उन्हीं के साथ जाना था। तो ये भी पलायन का एक बहुत बड़ा, पलायन रोकने के लिए एक अभियान है आपका, अभियान है। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर हम घर पे ही रोजगार करेंगे तो हम अपनों के साथ हमारा जुड़ाव हमेशा के लिए बना रहेगा। रहेगा। तो उससे हमें ये बेनिफिट होगा
कि जो हमारे जैसे संस्कृति है, एक तो वो भी बचेगी, और जो हमारी नाते रिश्तेदारी है जो हम धीरे धीरे अभी खत्म करते जा रहे हैं। अगर हमारा बच्चा कोई अभी दिल्ली में है तो उसको ये पता नहीं रहता कि हमारे संबंध या हमारे रिश्तेदार घर में कौन है, वो फिर दिल्ली वालों से ही दोस्ती कर लेता है, अपनी जड़ों से कट जाता है। तो अपनी जड़ों से कटता है वो। तो इसका ये बेनिफिट भी है कि हम अपने आप को अपने लोगों से जुड़ाव उसमें रख सकते हैं। बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं और आपने बताया कि आपने इन सारी कामों में आप फायदा दिखा रहे हैं ना इसमें, कि बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। थोड़ा सा आप एक एग्जांपल दिखा दीजिए कि क्या फायदा है उसमें। ये आपका बहुत अच्छा तरीका था क्वेश्चन करने का, क्योंकि काफी सारे लोग सोचते हैं कि हमने भी तो ऐसा किया था लेकिन हुआ कुछ नहीं। हाँ। तो इससे क्या होता है कि वो लोग भी डाइवर्ट हो जाते हैं कि नहीं, हमने भी कोशिश की थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो इससे सबसे बड़ा जो हमारे पास संघर्ष रहता है वो रहता है कि जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उस टाइम हमको कठिनाइयां आती हैं। ये फैक्ट है। अगर हम सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आसानी से नहीं है कि मतलब हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उसके लिए भी हमको रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। ठीक किसी काम के लिए या कोई सा भी काम हो उसके लिए भी हमको ऐसे ही मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने जब अपनी जर्नी शुरू की तो जब हमने पहली बार जूस बनाया था बुरांस का, तो अपना बनाया हुआ जूस अपने आप ही अच्छा नहीं लगा। अच्छा। क्योंकि हमने नया काम शुरू किया तो हो सकता है हमारे पास उसमें कई कमियां रही होंगी। तो जब अपने आप ही अच्छा नहीं लगा अपना बनाया हुआ जूस, तो उसको क्या करना, फेंकना पड़ा। अच्छा। यानी कि वो टोटल लॉस हो गया, जितना बनाया था सब फेंक दिया, सब लॉस हो गया। तो जब इसमें हमने कहा नहीं, हमको ये काम करना ही है चाहे इसमें कुछ हो जाए, तो 2-3 बार हमारे पास ऐसी परिस्थितियां आती रही और उसके बाद हमने उसको शुरू किया। हमने कई जगह से ट्रेनिंग ली फिर, क्योंकि पहले हमने बिना ट्रेनिंग का बनाया था। अच्छा। तो उसके बाद हमने कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ली, फिर पता चला कि नहीं, अब ट्रेनिंग बनाने के बाद ये अच्छा बन जाएगा। तो वास्तव में उसके बाद वो अच्छा बना। फिर एक समय आया जब पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चल दिए थे, तो मेरे पास भी बहुत सारी दिक्कतें आई उस टाइम। मैं मेंटल डिस्टर्ब भी हो गया, कई सारी चीज़ें हैं, आर्थिक प्रॉब्लमें हैं। बिल्कुल। तो उन सबको झेलते हुए मैंने कहा नहीं, हमें ये काम करना ही है। बिल्कुल। तो इसमें चाहे हमें फायदा हो या नुकसान, लेकिन हमारा गोल फिक्स था कि हमको ये काम करना है। तो फायदा हुआ, नुकसान तो गोल फिक्स था, तो उससे यही हुआ कि आगे हमको उस गोल की तरफ 1 साल नुकसान हुआ, दूसरे साल नुकसान हुआ, और हमने उसी के बाद हमने इसका सीधा इसमें अन्य लोगों को भी अपने साथ जोड़ा, और अब आज हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि हम अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी रोजगार दे पा रहे हैं। अच्छा, इस काम के लिए कोई सरकारी मदद मिली होगी आपको? बिल्कुल। जब कार्य करना शुरू करते हैं तो सरकारी मदद भी इसके बाद ही मिलती है। तो हमने फिर एक बार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना होती है ये। अच्छा। उसके तहत भी हमने कुछ मशीनों को उसमें लगवाया और उसके बाद उसमें कार्य किया। अच्छा। फिर एक अभी हाल ही में PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म इस टाइप से कुछ एक स्कीम है, तो उसके तहत भी हमने अभी कुछ मशीनें उसके तहत लगवाई है। अच्छा। तो जिससे हमें अभी अच्छा बेनिफिट उसके द्वारा मिल रहा है। तो ये सब काम आपने किया, भविष्य की कोई खास योजना है कि इसके अलावा एक ऐसा गोल, दूसरा गोल आप बना रहे हैं कि ताकि जो पहाड़ से पलायन हो रहा है वो एकदम रुक जाए? बिल्कुल। हमारा इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन भी है कि हम अपने पहाड़ को कैसे बचा पाएं। तो वह इन्हीं सब चीज़ों से होगा, क्योंकि हम पहाड़ में बड़े बड़े यूनिट तो स्टेबल नहीं हो सकते, लेकिन हम ऐसे ही छोटे छोटे यूनिट से हम शुरुआत कर सकते हैं उसकी। सपोज दैट मेरा काम अभी अपने गांव हिमरोल में है, तो हम उसको आसपास के एरियाज में लगभग 5-5, 10-10 गांव को जोड़कर छोटी छोटी यूनिटें उसमें स्टेबल कर सकते हैं। उसमें जो भी हमारे पास उसका प्रोडक्ट आता है हम उसको वहीं पे कलेक्शन करें और वहाँ से भी
हमको 2-3 लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा, जहाँ पे हम एक यूनिट स्टेबल करेंगे, एक दूसरे जगह करेंगे, 3-4 लोगों को वहाँ मिलेगा। तो इस टाइप से हम चाहते हैं कि लगभग सभी जगह से ऐसा हो और वहाँ से एक विशाल एक उस टाइप से एक कलेक्टिव सेंटर हो, ताकि उसका फिर एक जगह कलेक्शन हो। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास सैकड़ों लोगों को उसमें रोजगार मिल सकता है। अच्छा। तो ये हमारा भविष्य का था इसमें, कि जैसे जरूरी नहीं है कि मैं इस पहाड़ी प्रोडक्ट पर काम कर रहा हूँ या मैं बागवानी में काम कर रहा हूँ। हमारे पास काम करने की अनंत संभावनाएं हैं। जैसे अभी हम मशरूम पे भी कार्य कर रहे हैं। अच्छा। हम मशरूम को पर भी अपने जो हमारे पुराने खंडहर पड़े हुए घर हैं, जरूरी नहीं है कि हमने उसके लिए एक अलग सा वो बनाना है। अगर हमारे पास जो जैसे खंडहर पड़े हुए घर हैं या हमारे पुराने मकान, जिनको अभी स्थानीय भाषा में ओबरा कहा जाता है हमारे, तो उसमें भी हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर हमको वहां से प्रॉफिट होता है तो हम धीरे धीरे उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, हम अभी मशरूम पर भी कार्य कर रहे हैं। अच्छा। और मैं मशरूम की या सेब की लोगों को निःशुल्क ट्रेनिंग भी देता हूँ। अच्छा। ताकि हर आदमी, मेरी इच्छा रहती है कि ताकि हर आदमी इसको कहीं ना कहीं से आगे बढ़ाए और वो कुछ सीख के जाए। अच्छा। मेरा इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। मैं बिना फीस के निःशुल्क लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाता हूं। बिल्कुल, आपने ट्रेनिंग की बात की है तो थोड़ा सा दर्शकों का ध्यान इसलिए जा रहा है कि बाजार का रुख क्या है। जब आप इतने प्रोडक्ट बना रहे हैं तो बाजार का रुख क्या है, मतलब बाजार में कैसे आपको रिस्पॉन्स मिलता है, किस तरह का? अगर हम अपने कार्य में उसमें क्वालिटी, सबसे पहले उसकी क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, तो हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आए, लेकिन बाद में अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है तो बाद में उस चीज को लोग मांगेंगे। और उस चीज को मांगेंगे तो अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि किसी एक व्यक्ति ने हमारा कोई प्रोडक्ट ले लिया, तो उससे अगर वो अच्छा लगेगा तो वो 4 लोगों को औरों को भी बताएगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो उसी के तहत वो आगे भी बढ़ सकता है। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तभी हम ऑनलाइन के माध्यम से भी पूरी इंडिया में इसको सप्लाई करवा रहे हैं। अच्छा। बल्कि हमारा भी कुछ ऐसा नेटवर्क नहीं है कि हम उसको ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन हमने ऐसे ही जोड़ा है लोगों को। जो हमने उनको क्वालिटी दी, उनको अच्छी चीज दी, तो उसी से ही हमने अभी जोड़ा है लोगों को। ऑनलाइन कैसे, फेसबुक या इस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? फेसबुक पेज के माध्यम से है अभी, जबकि हमारा इतना नहीं है कि हमने वेबसाइट के माध्यम से इसको लगाया, लेकिन फेसबुक पेज के माध्यम से ही हमने उसको प्रमोट किया। और जैसे हमारे पास देश विदेश से कोई यात्री आते हैं तो वो अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो अगर उनको अच्छा लगता है तो दोबारा कॉल करते हैं दोबारा। तो वो वही रहता है, क्योंकि वो विश्वसनीयता लोगों की बननी बहुत जरूरी है, तब जाके ही ये सब चीजें हो पाती हैं। अच्छा, हमने ये भी सुना कि ये सारे प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, पर जगमोहन सिंह राणा की जो विशेषता है, बागवानी की विशेषता आपके अंदर है, जो हमने क्षेत्र में आपके बारे में सुना। तो यदि आपके जैसे युवा या आने वाला कोई युवा बागवानी में अपना भविष्य देखना चाहता है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा और किस तरह के पौध उसको लगानी पड़ेगी? थोड़ा टेक्निकल जानकारी आप हमारे दर्शकों को देंगे। सबसे पहले क्या होता है कि अगर किसी का रुख है कि मुझे बागवानी करनी है, हाँ। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो ऐसे बागवानों का पहले उनके बगीचों का निरीक्षण करे जो वास्तव में उस चीज पर कार्य कर रहे हैं। अच्छा। वो जरूरी नहीं है कि वो मैं हूँ, हाँ। मेरे जैसे और लोग भी हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो लगभग वो 3-4 जगह से कम उसको घूमे और उस चीजों को नोटिस करे, वो चीजें देखे कि किस व्यक्ति ने क्या कर रखा है। तो अगर वो उन सब चीजों का एक बार अपना निरीक्षण करके आ जाएगा तो 50% उसका जो माइंड में जो चल रहा होगा वो ऑटोमेटिकली 50% उसका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद हम जैसे सेब की बात करते हैं बागवानी में, तो अगर हमको जैसे सेब के पेड़ लगाने हैं तो जो भी नर्सरियां हैं वो नर्सरियों से इस तरीके से पौधे जो विश्वसनीय नर्सरियां हैं, हाँ। उनसे एफिडेविट और उसका सर्टिफिकेट लेके कि हमने कौन सा पौधा लिया है, और पौधे का सिलेक्शन उसकी जो हाइट होती है, अच्छा। और एलिवेशन होता है, उसके हिसाब से पौधों का चयन होता है, वो नर्सरी वाले को भी पता होता है। और साइंटिफिक रूप से आप मेरे माध्यम से भी मैं भी उनको बता सकता हूँ कि आपकी
हाइट कितनी है जहाँ पे आप उस सेब को लगाना चाहते हैं, तो मैं भी उसको बता सकता हूँ कि आप इन वैरायटियों का उसमें सिलेक्शन करेंगे, कर सकते हैं और बिल्कुल, फिर वो उसके बाद उसको बिल्कुल लगा सकते जगमोहन, हैं। समय की जो नजाकत है वो हमको आगे बढ़ने के लिए मना कर रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद जगमोहन, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। दर्शकों, अगली कड़ी में हम किसी ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।